हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं, ग्लोबल न्यूज़ से, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने भी पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो राइट अप छोटा सा है ऑन हाउ टू सेल स्टॉक, व्हेन टू सेल स्टॉक, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू एज एन पार्ट ऑफ नॉलेज सेक्शन टुडे। तो वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ग्लोबली और या फिर मतलब यूएस मार्केट्स में, वो है कि इन्फ्लेशन सीपीआई नंबर का जो डेटा है उनका आया। 2.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वहाँ पे। मंथ ऑन मंथ भी देते हैं वो, तो 0.3% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। कोर सीपीआई, जिसमें से फूड और एनर्जी हट जाता है, वो जो है वो 3.3% अप है। तो डेफिनेटली टारगेट जो 2% का है यूएस फेड का, उससे ज़्यादा ही है। लेकिन मतलब एक कंट्रोल में लग रहा है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। फिर मतलब जॉब जो बाकी जो डेटा आ रहा है, जॉब डेटा आ रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आ रहा है, वो भी एक ठीक ठाक लेवल पे आ रहा है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में भी 0.25% रेट कट होना चाहिए विद दिस डेटा। मतलब काफ़ी कंट्रोल में लग रहा है, उनको लग रहा है कि 0.25% का और डिजर्व करता है। तो इसकी वजह से मार्केट्स जो है, जो ओवरऑल थोड़ी सी पॉजिटिव जो है कल रही। और उसकी वजह से ही मतलब अब आगे रेट कट होगा या नहीं होगा, एक एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट रेट कट का स्ट्रांगली बढ़ रहा है। राइट। बेंचमार्क जो ट्रेजरी यील्ड है 10 ईयर जी यील्ड, वो भी 4.2 के आसपास ही चल रही है। राइट। तो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी दिख रहा है कि और भी रेट कट हो सकता है। मैंने जैसे मंडे को भी हमारी इस बारे में बात हुई थी। राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बाकी यूरोप भी थोड़ा सा इसी यूएस के कम, मतलब एक्सपेक्टेड के आसपास की जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, उसकी वजह से उसमें भी थोड़ा सा पॉजिटिव उछाल रहा। राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल यूएस मार्केट में रही। एक ओपेक जो है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड फोरकास्ट में किया है कि भाई ओपेक नेशन जो कि पेट्रोलियम हमारी वो है, कार्टल है। राइट। तो उन्होंने कहा है कि डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट 2024 और 25 उसको और कट किया है। ये फिफ्थ कंजिक्यूटिव डाउनवर्ड रिवीजन है। राइट। तो उन्होंने जो है अभी 1.61 मिलियन बैरल्स पर डे का डिमांड ग्रोथ एस्टिमेट किया है, जबकि ये पहले 1.82 बोल रहे थे। सिग्निफिकेंट कम किया है। इवन उन्होंने जो 2025 में भी सिर्फ 1.45 मिलियन बैरल्स पर, मतलब पर डे का जो है एक्सपेक्टेशन रखा है। इससे पहले 1.54 का था। तो डेफिनेटली डिमांड वाइज स्लो चैलेंजेस दिख रहे हैं। चाइना से भी दिख रहे हैं, यूरोप से भी दिख रहे हैं और ओवरऑल यूएस से भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको लग रही हैं। फिर सप्लाई के भी चीज़ें हैं कि सप्लाई यूएस से भी अच्छा खासा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब फोकस कर सकते हैं। मतलब हमारे जो अभी जो ब्रेंट रूट का प्राइस है 73 के आसपास, उससे कम को वो प्रेशर कर रहे हैं कि हो सकता है उससे कम हो। अभी क्या है, ये बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं वेस्ट एशिया में और ये रशिया यूक्रेन वगैरह, इसमें से कुछ कुछ जैसे जैसे चीज़ें रिजॉल्व होंगी, आई होप हो, तो ये जो है इस पर डाउनवर्ड प्रेशर आने ही वाला है ओवरऑल ऑयल मार्केट पे। अब ये सब अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से वहाँ से भी थोड़ी सी ये चीज़ आ जाती है कि भाई कुछ इशू ना हो, कभी सप्लाई चेन इशू ना हो, या कोई मेजर कंट्री ना ऑयल एक्सपोर्ट कर पाए, या कोई सैंक्शंस लग जाएं किसी मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इस चक्कर में ये ऑयल जो है ये ज़्यादा है। राइट। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। चाइना ने मंडे को बोला था कि भाई हम एक अप्रोप्रिएटली लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मतलब करने वाले हैं। तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि भाई हम अपनी ओवरऑल, उन्होंने ये भी एक्सपेक्टेशन है कि युआन को और डिवैल्यू वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ऑयल मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस इसकी वजह से आई है कि भाई क्योंकि ईवी वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर से स्पेंड करना शुरू किया, तो कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए चाइनीज़
जो ओवरऑल मार्केट है या मतलब जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल तो रियल एस्टेट वगैरह के चक्कर में इकोनॉमी मतलब में प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो अब वो दे आर ट्राइंग टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, बूस्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट। तो उसकी वजह से रेट कट्स का भी एक्सपेक्टेशन है, और मतलब करेंसी भी, मतलब ताकि एक्सपोर्ट बढ़े तो करेंसी भी डिवैल्यू करने की बात हो सकती है। चाइनीज़ का क्रूड इंपोर्ट भी बढ़ा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ, राइट, इन नवंबर। तो वो भी चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव मार्केट के लिए, एटलीस्ट ऑयल मार्केट के लिए या क्रूड ऑयल मार्केट के लिए रही। इंडिया में अगर बात करें तो वी नो कि न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैज़ टेकन चार्ज, ही विल बी 26th गवर्नर नाउ। तो उनका कल इंटरव्यू देख रहा था मैं थोड़ा बहुत, तो उन्होंने मतलब अगेन ही स्ट्रेस्ड अपॉन कि भाई स्टेबल पॉलिसीज़ के ऊपर भी, टैक्सेशन, फिजिकल और मॉनेटरी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं कोई मतलब वैसा नहीं हूँ, मैं फर्स्ट डे से अच्छे, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही बॉल पे मेरे को चौका मारना है, राइट। तो आई विल लुक एट थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। तो डेफिनेटली उन्होंने सब चीज़ें के लिए बोली है कि भाई टैक्सेशन, फिजिकल और मॉनेटरी जो है ये तीनों साथ में चलनी चाहिए। ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स जो है इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टिपिकली वैसा ही आरबीआई गवर्नर का थॉट प्रोसेस रहना भी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, अब ये हो रहा है क्योंकि जब से हमारे जीडीपी नंबर्स आए हैं सबका डाउन ग्रेड शुरू हो गया है हमारे जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हमें डाउनग्रेड कर दिया है। जीडीपी फोरकास्ट में 7% का था पहले FY26 में, ठीक है, अब उसको जो है उन्होंने 6.5% जो है वो कर दिया है। नहीं सॉरी, 7.7% रखा है FY26 में, 6.5 किया है उन्होंने FY25 के लिए, ठीक है। वो पहले 7% था FY25, उसको 6.5 उन्होंने किया है, राइट। तो इवन आरबीआई ने भी ये चीज़ आपको देखा ही था आपने, जब अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उसमें भी वो भी किया है। एसआईपी के जो अकाउंट्स हैं, एसआईपी जबकि अभी 25,000 करोड़ के आस प्लस ही है, राइट। तो एसआईपी इनफ्लोज अच्छे खासे चल रहे हैं, राइट। इवन इन नवंबर 25,000 करोड़ की एसआईपीज हुई हैं, राइट। बट ओवरऑल जो नंबर ऑफ एसआईपीज है ना, वो काउंट, वो नया एडिशन ऑफ एसआईपीज वो सबसे कम रहा लास्ट 6 महीने में, ठीक है। ऑफकोर्स मार्केट अभी थोड़ा स्लो है, लास्ट 1-2 महीने से नहीं चला, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा रीज़न वो है, राइट। और एक इकोनॉमी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन चीज़ें चल रही हैं मेरे को लगता है। तो मतलब वो भी मेरे को लगता है कि एक सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट करता ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल मार्केट में रही, दैट्स व्हाट आई थिंक सो। फाडा जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, तो उन्होंने कहा है कि भाई डिस्काउंट्स बहुत मिल रहे हैं पैसेंजर व्हीकल पे, क्योंकि अभी भी इन्वेंट्री लेवल्स जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के इन्वेंट्री लेवल्स हैं करेंटली विद द मतलब डीलर एसोसिएशन, डीलर्स के पास 2 महीने के 6.5 लाख कार जो है अनसोल्ड पड़ी हैं करंटली, ठीक है। तो जो कि 3 टाइम्स है रिकमेंडेड स्टॉक लेवल्स का। तो एक चीज़ जो है ये समझनी है कि दिस इज़ मतलब एक कंसर्निंग लेवल पे है ये चीज़ें। ये हमें मतलब फ्रॉम अगर हम ये नंबर्स देखते हैं या फिर हम उस ओवरऑल नंबर्स देखते हैं, तो ये चीज़ों को ये भी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेंट्री बढ़ रही है एट डीलर्स लेवल, तो उसकी वजह से डिस्काउंट बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 3-3.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट जो हैं कई कई व्हीकल्स पे दिए जा रहे हैं, राइट। मतलब इवन मारुति सुजुकी ने भी 1.5 लाख जिमनी पे दिया है, 1 लाख ग्रैंड विटारा पे दिया है, तो इनोवा क्रिस्टा पे भी 1-1.5 लाख रुपए का जो है डिस्काउंट मिल रहा है। टोयोटा फॉर्च्यूनर पे 2.25 लाख रुपीज़ का दिया है उन्होंने। तो ये सारे उन्होंने बोला है कि टाटा मोटर्स जो है 3.7 लाख रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे रहा है सफारी पे या हैरियर के मॉडल्स पे। तो इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं कि मतलब अभी जो पोस्ट फेस्टिवल है, इवन दो प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है, बट अच्छे खासे डिस्काउंट कंपनीज दे रही हैं बिकॉज अच्छी खासी इन्वेंट्री लेवल्स हैं। तो ये भी मैंने जैसे आपको उस दिन भी बोला था मंडे को कि प्राइस बढ़ाने की बात हो रही है, वो इसीलिए है कि ताकि ये फटाफट इन्वेंट्री निकले दिसंबर में, राइट। तो ये एक तरह से मार्केटिंग स्टिंट भी रहती है, ये भी चीज़ समझनी है हमें। मारुति सुजुकी ने भी बोला है कि भाई उन्होंने अपने सर्विस नेटवर्क बढ़ाने हैं। 8,000 टच पॉइंट्स, कस्टमर टच पॉइंट्स करना चाह रहे हैं करंटली। 5,240 नेक्सा या अरीना रिटेल चेन्स हैं उनके पास, ओवरऑल मारुति के पास वो 8,000 करना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो अगेन नथिंग मेजर, ऐसा बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं है, बट अगेन दे ऑलरेडी हैव ए वन ऑफ द बेस्ट सर्विस टच पॉइंट सिस्टम, तो उसको और भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और आई थिंक कार्स में अभी सर्विस की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, जो 20-25 साल पहले एक बहुत बड़ा मोट होता था मतलब सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा अब चीज़ है।
एंड किया एंड एमजी मोटर्स वगैरह ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई नई कंपनीज आके ठीक ठाक मार्केट शेयर ले रही हैं। क्यों? क्योंकि मतलब इस चीज़ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, स्पेशली अगर हम सिटीज़ वगैरह में जाएँ तो पीपल आर क्वाइट ओके, क्योंकि होम डिलीवरी मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो क्वाइट ओके फॉर अगर थोड़ी सी दूर भी वो सर्विस चेक पॉइंट्स वगैरह हैं तो कार की क्वालिटी और ये सब चीज़ों पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है। एज आ सेड 20-25 साल में ये चीज़ चेंज हुई है बिकॉज क्वालिटी ऑफ कार हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज करके एक कंपनी है, राइट, जो कि बॉटलर है कोको कोला का इंडिया में। तो उसमें भारतीय जो जुबिलेंट वो है ना फूड वर्क्स, जो कि मतलब डोमिनोज वगैरह चलाता है इंडिया में, तो उनका जो ग्रुप है जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, राइट, वो 40% स्टेक लेने वाले हैं उसमें 12,500 करोड़ में, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वरुण बेवरेजेस जैसे पेप्सी संभालता है, नाउ जुबिलेंट फूड वर्क्स, राइट, ये जो है ये चलाएंगे अब। तो ये दे आर प्लानिंग टू बी ए बॉटलर ऑफ कोको कोला, 40% स्टेक उसमें मिल रहा है उनको। तो अगेन देट विल बी फंडेड थ्रू इक्विटी जो वो उसका करेंगे, और गोल्डमैन सैक्स भी इसमें फिनांस जो है इनको देने के लिए रेडी है, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है स्पेस में दे आर एंटरिंग। और कोकोला भी पेप्सी की तरह एसेट लाइट स्ट्रैटेजी में जा रहा है कि भाई बॉटलिंग जो है वो पूरी पूरी आउटसोर्स कर दो और फोकस हमारा जो है वो मार्केटिंग वगैरह पे होना चाहिए। तो वो भी उसी तरह का थॉट प्रोसेस में वो जा रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स को मैं देख रहा था तो इसके ऊपर आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, वापस रेलवे स्टॉक्स आर बैक इन टू द फेवर, राइट। मतलब जैसे मतलब बिकॉज आफ्टर आई थिंक 2024 जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे हमारी लोकसभा के, उसके बाद एक थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन आया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे भी स्लो डाउन आया था। फिर एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई थोड़ी सी वीक गवर्नमेंट होएगी, और पता नहीं थोड़ा सा रिस्क भी था कि जाएगी रहेगी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के जो स्टॉक्स थे जो केपेक्स ड्रिवन, राइट, गवर्नमेंट के केपेक्स पे डिपेंडेंट और गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे डिपेंडेंट जो कंपनीज थी, स्टॉक्स थे, दे वर नॉट डूइंग सो वेल। लेकिन नाउ थिंग्स आई थिंक मार्केट हैज़ अंडरस्टूड कि भाई अभी जो है थोड़ा सा एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट का केपेक्स वापस शुरू हो गया है, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि थिंग्स शुड बी लिटिल बैक टू नॉर्मल। तो ये चीज़ें जो हैं वापस रेलवे स्टॉक्स में एक आपको बढ़ावा दिखने को मिलेगा। नोवामा वेल्थ करके जो कंपनी है, जो कि पहले एडलवाइज का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस था, राइट, नाउ एडलवाइज ग्रुप इज सीम्स इज कंप्लीटली एग्जिटिंग इट, राइट। तो उन्होंने सितंबर में 6.2% स्टेक बेचा था एक ब्लॉक ट्रेड में। अब एक्सपेक्टेड है कि 7% जो है वो भी एक ब्लॉक ट्रेड जो है वो कंप्लीटली होने वाला है, और दे आर प्लानिंग टू कंप्लीटली एग्जिट नोवामा वेल्थ, ठीक है। आइनॉक्स जीएफएल जो ग्रुप है, तो दे जो कि टरबाइन मैन्युफैक्चरर है, विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर, तो वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर करने का प्लान कर रहे हैं विद 2 न्यू प्लांट्स इन सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, राइट। 1,500 रुपये करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर दे आर प्लानिंग टू डू, और ये कंप्लीटली इक्विटी फंडेड रहेगा, राइट। तो दैट इज द प्लान दे हैव। आइनॉक्स ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन रिन्यूएबल सॉल्यूशंस ओवरऑल, राइट। तो वो एक और जीएफएल जो है, इवन जो गुजरात फ्लोरो केमिकल्स है, दे आर ऑल्सो बैटरी केमिकल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में। तो रिन्यूएबल साइड पे, राइट, या बैटरी एनर्जी स्टोरेज और बैटरी के ऊपर ये पूरा ग्रुप जो है काफ़ी अच्छा फोकस कर रहा है। बट अगेन वी हैव टू सी लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, राइट, ओवरऑल गवर्नेंस एंड एवरीथिंग एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच दे हैव, तो वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा देखना चाहिए व्हेन वी आर सीइंग दिस ग्रुप एज वेल, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द मेजर न्यूज़। अब बात करते हैं आज का नॉलेज सेक्शन की। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चार्ट, मतलब टेबल मिली थी, टेबल क्या बोला, टेक्स्ट मिला था, मतलब आई वुड से एक नोट मिला था। तो पीटर लिंच का एक नोट था। अगेन एज आई सेड, आई जस्ट रेड द नोट, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के लिए, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। व्हेन टू सेल, राइट, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि स्टॉक कब बेचना चाहिए हमें, राइट। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंगली 6 पॉइंट्स के हिसाब से दिया है कि एक स्टॉलवर्ट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी को कब बेचना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि कब बेचना चाहिए, जब पीई, प्राइस टू अर्निंग जो है नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा आ चले जाए, राइट। या फिर तो कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है लास्ट 2 साल में, वो नहीं चल रहा है, राइट, तो हमें बेच देना चाहिए। और या फिर स्टॉक का पीई, मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है पीयर्स से उसी इंडस्ट्री में, तो भी बेच देना चाहिए। साइक्लिकल कंपनी को कब बेचना चाहिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, राइट। या फिर
जो कमोडिटी है, जो उस प्राइस मतलब उसमें प्रोडक्ट की कमोडिटी है उसका प्राइस गिरने लग जाए, या फिर जो कंपनी है वो प्राइस वॉर में इंगेज हो जाए, मतलब प्राइस कम कर रही है, मार्केट शेयर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी को कब बेचना चाहिए? ठीक है, जब पीई अगेन प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, व्हेन द स्टॉक हैज़ हाई रिकमेंडेशन, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट सेलिंग। लुक एट द ग्रॉस मार्जिन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रॉस मार्जिन को देखिए, अगर वो श्रिंक हो रहे हैं इसका मतलब कंपटीशन आ रहा है उसमें, ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे। सेल अ टर्न अराउंड कंपनी, जब टर्न अराउंड कंपनी, ठीक है, कोई है अगर, मैक्स हेल्थ इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टर्न अराउंड कंपनी, और आई थिंक कौन सी, एक और मेरे को याद आ रहा है दिमाग में, आप बताऊंगा मैं आपको। तो कुछ कुछ कंपनीज हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो उनको कब बेचना चाहिए? मैंने इन्वेंट्रीज ग्रो ट्वाइस एज फास्ट एज सेल्स, राइट? क्रॉम्पटन ग्रीव्स इज a turnaround company. If the consistently decreasing debt suddenly rises, debt decrease और फिर राइज करने लग जाए, और when turnaround is known to everybody, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सेल एन एसेट प्ले कंपनी, ठीक है, when it is still undervalued and raises an extra capital, ठीक है, तो इसका मतलब एसेट प्ले कंपनी को बेच देना चाहिए। एक तो पहले ही अंडर वैल्यूड है और फिर कैपिटल रेज कर रहा है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट विच कंसिडरेबली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द कंपनीज टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और इफ द इंस्टीट्यूशन ओनरशिप हैज रीजन बियॉन्ड 60%, इंस्टीट्यूशन ओनरशिप 60% से ज़्यादा अगर हो गई है तो फिर एसेट कंपनी को बेच देना चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। सेल ए स्लो ग्रोवर, इफ इट रिसेंटली एक्वायर्ड एन अनरिलेटेड बिजनेस, खरीद लिया बिल्कुल ही कुछ मतलब ही नहीं था, आई थिंक कुछ कुछ हुआ है ऐसा एक आध दो कंपनी। सेल इफ इट लूजेज मार्केट शेयर 2 consecutive years, interesting, when no new products are developed and R&D is low, ठीक है, एंड व्हेन द कंपनी स्टॉप्स रेजिंग डिविडेंड और पे आउट एक्सीड्स 60%। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से समरी दी है। और आई थिंक अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इसको और भी चीज़ें जो है इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी वेल वे टू पुट थिंग्स। डिफरेंट टाइप की कंपनी, साइक्लिकल कंपनी है, स्टालवॉट मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है, या फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, टर्न अराउंड कंपनी है, एसेट प्ले है या स्लो ग्रोवर है, तो उनको कब कब बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, कब बेचे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे मुझे, एंड आई थिंक इफ मे बी आई ऑल्सो ट्राई समथिंग कि और थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से भी कुछ डालें, और यू गाइज ऑल्सो मतलब कॉन्ट्रीब्यूट, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट आपको वीडियो भी अच्छा लगा, नॉलेज सेक्शन भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर प्लीज़ करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।